हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इंटीग्रेशन का थर्ड लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, उसकी नीड क्या है। देन हमने पढ़ा डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, जैसे हमने पढ़ा था ना कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय डिफरेंशिएशन, वैसे हम करेंगे आज कि एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय द इंटीग्रेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स के एग्जांपल की बात करता हूँ। मैंने लिया ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया मैंने, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया और मैं एक केस लेता हूँ कि ये वेलोसिटी ऐसे है, तो यहाँ कैसी वेलोसिटी चल रही है? इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है ना, सपोज ये v है, तो थ्रू आउट द मोशन v क्या चल रहा है? सेम। टाइम बढ़ रहा है बट v की वैल्यू क्या है? सेम। तो मैं सपोज करता हूँ कि दो टाइम इंटरवल दे दिए कि लेट ये दिया टाइम इंटरवल t1, ये दिया टाइम t2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है t1 और यहाँ से यहाँ तक है t2। तो ये इंटरवल कितना आएगा? इट विल बी t2 माइनस t1 और आई कैन से डेल्टा t, चेंज इन टाइम। और ये जो हाइट है ये क्या है? इट इज़ वेलोसिटी v। इसको नाम दे दिया मैंने a b c d। तो मैं इसको रब कर दूँ, समझ आ गया डेल्टा t है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कितना? डेल्टा t। अब क्वेश्चन आया पेपर में, क्या ये ग्राफ आ गया और बोला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 एंड t2, ठीक है। अब हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? हमने तो भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एवरेज वेलोसिटी का डेल्टा x बाय डेल्टा t। अब यहाँ हम इसमें दे दिए ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो मैं निकालूंगा इसका एरिया, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अंडर द गिवन लिमिट्स, कि मैं एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल रहा हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया और किससे? t1 से लेके t2 तक, मतलब मैं ये एरिया निकाल रहा हूँ। इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। ये वेलोसिटी टाइम की लाइन थी, अभी तो स्ट्रेट लाइन है, अभी आगे पढ़ेंगे कर्व के बारे में। इसके अंडर एरिया पढ़ना है, निकालना है कहाँ से कहाँ तक? t1 से t2 तक। अभी किस शेप बन रही है? ये शेप बन रही है रेक्टेंगुलर, तो इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? ए बी सी डी। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो पता है ना, क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? डेल्टा टी। ब्रेथ क्या है? वेलोसिटी। तो क्या बन गया? v इंटू डेल्टा टी। तो देखो यहाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा x क्या आ गया? v डेल्टा टी। तो डेल्टा x की क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ भी v इंटू डेल्टा टी आया, मतलब दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो उसका एरिया निकाल दो तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। जैसे यहाँ बोल दे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये टाइम दे दे 2 सेकेंड और ये दे दे 3 सेकेंड। तो क्या करो, इसका एरिया निकाल दो। तो लेंथ कितनी होगी? 5। डेल्टा टी कितना हो गया? 1। तो 5 इंटू 1 दैट विल बी 5 मीटर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या पता लगा यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us displacement, ठीक है। क्लियर? इसको नोट करो पहले। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन का यूज होता है। देखो अब जरूरी थोड़ी है वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब सपोज वेलोसिटी का ग्राफ आ गया, कैसे? ये ऐसे ग्राफ आ गया, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, और अगेन उसने सेम क्वेश्चन दे दिया कि ये इंटरवल t1, ये इंटरवल t2। अगेन बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट निकालो t1 से t2 में। अब ऐसी शेप का एरिया निकालना हमने तो सीखा नहीं, हमने पढ़ लिया है क्या? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ये तो मुझे पता है कि ये वाला एरिया निकालूं, शेडेड पोर्शन, ये वाला एरिया निकाल लूँ तो वेलोसिटी निकल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि एरिया कैसे निकालूं? यार इस ऐसी शेप का एरिया तो हमने आज तक निकालना सीखा ही नहीं, ठीक है। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता
कि जैसे अगर एग्जांपल ले लें, ये वेलोसिटी, ये टाइम, अगर ये ग्राफ ऐसे होता, ये बोल देता टाइम t1, ये बोल देता टाइम t2, यहाँ वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी v2, तो भी इसका एरिया मैं निकाल सकता था। कैसे? जो ए बी सी डी है, ट्रेपीजियम की शेप बन रही है ना, ए बी सी डी ट्रेपीजियम की शेप बन रही है, तो ट्रेपीजियम का एरिया पता है मेरे को, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो इसका शेप का एरिया निकालना ही पॉसिबल था। बट क्वेश्चन आता है इसका एरिया कैसे निकालें, तो इसका एरिया निकालने में हमारी हेल्प करेगा इंटीग्रेशन। कैसे देखते हैं। अब मैंने स्टूडेंट को टास्क दे दिया एक को कि मुझे इसका एरिया निकाल के दो, तो स्टूडेंट ने क्या किया, इसके ना 4 रेक्टेंगल बना दिए, तो 4 ऐसे डिवाइड कर दिया, और हर एक की विड्थ को उसने बोल दिया डेल्टा टी, कि बराबर बराबर विड्थ के बनाए और डेल्टा टी बोल दिया। ठीक है। अब उसने बोला कि इस शेप को ना रेक्टेंगल में कट कर लो, ऐसे रेक्टेंगल बना लो इसका। ठीक है। और सपोज यहाँ वेलोसिटी थी v1, यहाँ थी v2, यहाँ थी v3, यहाँ थी v4। अब वेलोसिटी कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, तो उसने बोला सर पहले वाले रीजन का एरिया ना, इसका रीजन का एरिया, इसका एरिया आ गया v1 डेल्टा टी। दूसरे वाले रीजन का एरिया बोलते सर इसका एरिया आ गया v2 डेल्टा टी। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, डेल्टा टी इसकी विड्थ होगी, प्लस v3 डेल्टा टी प्लस v4 डेल्टा टी। कहता सर उससे इसका एरिया निकाल दो तो मेरे पास ये एरिया आ जाएगा सारा। ठीक है। बट फिर एक और स्टूडेंट आया, बोलता सर ये एरर आ रहा है, ये एरिया तो नहीं आया इसमें जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया तो आया ही नहीं इसमें। बोलता तो सर ये वैसे कैलकुलेट करोगे इसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा, एरर आएगा। क्या आएगा? एरर। तो अगला स्टूडेंट आया, उसने बोला सर मैं इस एरर को कम कर सकता हूँ। बोला कैसे कम कर सकते हो? उसने क्या किया, सेम ग्राफ बनाया वेलोसिटी टाइम का, सेम ग्राफ बनाया वेलोसिटी टाइम का ये ऐसे, और उसने बोला सर पहले कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 4 पार्ट्स में। बोला सर इसके पार्ट्स 8 कर दो, देखो एरर कम हो जाएगा। मैंने ट्राई किया, तो देखते हैं करके भाई, ये t1, ये t2, जब 8 पार्ट्स कर दिए तो क्या इसकी विड्थ कम हो जाएगी? पहले तो इस इंटरवल में 4 पार्ट्स थे, अब इस इंटरवल में कितने पार्ट्स कर दिए? 8 पार्ट्स। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, थोड़ी सी कम विड्थ होगी, ज़्यादा ही, मतलब इस इंटरवल इसके ना उसने 8 पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। और इन 8 पार्ट की जो विड्थ है वो अगेन डेल्टा टी है। ठीक है। तो उसने बोला सर अब रेक्टेंगुलर पोर्शन लो। अब देखो इसमें ज़्यादा एरर आ रहा था, बोला सर अब इसमें कम एरर आ रहा है थोड़ा सा, अब इसमें इतना सही एरर आ रहा है। ठीक है। तो उसने बोला कि जहाँ हम 4 बार ऐड कर रहे थे वहाँ हमें कितना बार ऐड करना पड़ेगा? 8 बार। बोला सर चाहे कैलकुलेशन लंबी होगी बट एरर क्या हो गया? कम हो गया। अब एक और स्टूडेंट आ गया कि सर अगर पार्ट्स ही बढ़ाने थे तो इसके 16 पार्ट्स कर दो। तो उसने क्या किया, उसने इस कर्व के 16 पार्ट्स बना दिए। नेक्स्ट वाले स्टूडेंट ने कितने पार्ट्स बनाए? 16। अगेन टाइम t1 एंड टाइम t2। ये कर्व मैं एक जैसी बनाना चाह रहा हूँ बट सेम नहीं आ रही, तो ध्यान रखना। अब अगर 16 पार्ट करेगा तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी ना, उसकी हाफ ही हो जाएगी। और ये 16 पार्ट की विड्थ कितनी ले ली इसने? हर एक पार्ट की विड्थ ले ली उसने अगेन डेल्टा टी। तो बोला सर अब रेक्टेंगल बनाओ। अब देखो अब एरर कितना कम हो गया, अब तो छोटा छोटा पोर्शन बचा है। तो ये स्टूडेंट 1, ये स्टूडेंट 2, ये स्टूडेंट 3, तो उन्हें क्या देख रहे हैं कि जितने ज़्यादा पार्ट्स कर रहे हैं उतना जो मेरा कैलकुलेशन में एरर आ रहा था वो कम हो रहा है। देखो अगर मैं सारा डायग्राम बना दूं तो देखो ये 16 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है। तो देखो क्या एरर कम आ रहा है? बोल रहे हाँ एरर कम हो गया। तो एक और स्टूडेंट आया, वो बोलता सर मैं 16 की बजाय ना 32 पार्ट्स करूँगा। अब उस डायग्राम बना नहीं सकता मैं, इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा, कैसे दिखाऊंगा?
32 पार्ट करने पे ये जो शेडेड पोर्शन, देखो पहले में कितना एरर था, ब्लैक पोर्शन कितना दिख रहा है, दूसरे में एरर कम हुआ, तीसरे में एरर और कम हो गया, चौथा 32 पार्ट करेगा तो एरर और कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, फिर इसको बताता हूँ आगे कैसे करना है हमने। तो अब 32 पार्ट में एरर क्या है, सबसे कम आया, मतलब जितने हम पार्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं उतना एरर क्या आता जा रहा है, कम। मतलब किसी ने 100 पार्ट्स किए तो उसको कैलकुलेशन 100 बार ऐड करना पड़ेगा, बट उसमें एरर और कम आएगा। किसी ने 10,000 पार्ट कर दिए तो एरर और कम हो जाएगा। अब किसी ने इनफाइनाइट पार्ट्स कर दिए, इनफाइनाइट पार्ट्स कर दिए तो एरर कितना हो जाएगा, लगभग 0। एरर कितना हो जाएगा, 0। और एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, 100%। अब किसी ने अगर इनफाइनाइट पार्ट किए तो इस डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो फॉर एग्जांपल ये टाइम इंटरवल है 2 सेकंड, D1 से D2, 4 पार्ट्स किए तो हर एक इंटरवल कितने का आ गया, 0.5 सेकंड। 8 पार्ट किए तो हर एक इंटरवल कितने का आ गया, 0.125। 16 पार्ट किए तो 2/16। 32 पार्ट किए तो 2/32, हर एक पार्ट की विड्थ हो रही है। अब अगर इनफाइनाइट पार्ट करें तो 2/∞, लगभग कितना हो जाएगा, 0। मतलब क्या, देखो ध्यान से, अभी ये तो नोट कर लिया था, इसको रब कर देता हूं मैं। अब मतलब क्या है कि अगर मैं इनफाइनाइट पार्ट कर दूं, कितने पार्ट्स कर दूं, इनफाइनाइट पार्ट्स कर दूं, तो डेल्टा टी लगभग कितना हो जाएगा, 0। और डेल्टा टी लगभग 0 है, उसको हम कितना लिखेंगे, क्या लिखते हैं, dt। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि डेल्टा टी अगर 0 हो जाए तो उसको लगभग क्या लिखेंगे हम, dt। अब देखो, अब ये हर एक पार्ट का एरिया कितना आएगा, हर एक पार्ट का एरिया का पहले का v1 dt, अगले का v2 dt, अगले का v3 dt, और ऐसे ऐसे कितनी टर्म्स बनेगी, इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व विल बी इक्वल टू, इसका क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन। और कहां से कहां तक करना है, t1 से लेके t2 तक, t1 से लेके t2 तक। तो सॉरी, इसको दोबारा लिख लेते हैं, v dt t1 से लेके t2 तक। तो दिस विल बी द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद इन द लिमिट्स t1 एंड t2। क्या हमने कल इसको डिस्प्लेसमेंट बोला था, और वैसे ही हमने पढ़ा था एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो चीजें सारी घूम के वहीं आ रही है, बट हमने यहाँ किस ख्याल से एक्सप्लेन किया, एरिया अंडर द कर्व। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। यही हमने पहले जब लेक्चर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया तब किया था। देखो वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, तो x क्या हो गया था यहाँ से, v dt का इंटीग्रेशन। अब t1 से t2 में निकालना है, ये चीज़ तो हम कल पढ़ के आए थे। आज हमने क्या पढ़ा था कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने एरिया को किससे रिलेट कर दिया आज, इंटीग्रेशन से। तो मैं ये बोल रहा था कि एरिया अंडर द कर्व वी कैन फाइंड आउट बाय द इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ आ गया। देखो दोबारा देख लो एक बार कि जितने हम इसके पार्ट ज़्यादा कर रहे थे उतनी एक्यूरेसी क्या आ रही थी, ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने बोल दिया पार्ट कितने कर दो, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पार्ट कर दिए तो हर एक पार्ट की विड्थ कितनी आएगी, लगभग कितनी आएगी, 0। 0 आएगी तो लिखे v dt। अब हम कर रहे थे v1 डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा, v1 dt, v2 dt, v3 dt अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाले एडिशन के लिए क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन बाय v dt फ्रॉम t1 टू t2। ठीक है, नोट करो इसको, फिर डिस्कस करते हैं आगे। अब जनरलाइज कर दें इसको वाई एक्स ग्राफ में, कि सपोज यहाँ पर है वाई एक्सिस, यहाँ पर है एक्स एक्सिस, और ये कर्व ऐसे दी हुई थी। मुझे बोला इसका एरिया निकालो x1 से x2। अब मुझे पता लग गया कि ऐसी शेप है, मैं सीधा तो एरिया निकाल नहीं सकता, कर्व शेप है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन। तो एरिया अंडर द कर्व, ये तुम्हारा मैथ्स का 12th क्लास का चैप्टर है। एरिया अंडर द कर्व विल बी गिवन बाय y dx, जैसे यहाँ किया था ना v dt, तो y dx लिमिट फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, तो याद रखना कि स्लोप निकालना तो हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन। एरिया निकालना तो हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे एग्जांपल दूं, फिजिक्स में एक और एग्जांपल आता है, यहाँ आता है फोर्स और ये x होती है डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन आता है क्या कि वर्क डन निकालते हैं हम। ठीक है, उसने बोला वर्क डन निकालो फ्रॉम x1 टू x2। अब वर्क डन का फॉर्मूला तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट।
तो अब एरिया अंडर कौन सा ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व विल बी इक्वल टू, वाई कोऑर्डिनेट क्या है फोर्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन। इसको मैंने कल बताया था तुम्हें कि एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन x1 से x2 क्या देता है, वर्क डन। ये समझ आ गई कि y कोऑर्डिनेट और इसका छोटा सा कंपोनेंट लिया हमने x एक्सिस का dx, उसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, जहाँ से जहाँ तक निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। तो हमारा इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म होता है, जितना अभी हमें चाहिए उतना पड़ा है, बाकी जो क्वेश्चन है इसके वो हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जब जब हमारे लेक्चर चलते रहेंगे +1 के। अब इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा कि इंटीग्रेशन इज बेसिकली इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देन हमने दो तरह के इंटीग्रेशन पढ़े थे, कौन से, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। देन हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा कि एरिया अंडर द कर्व इज ऑल्सो गिवन बाय द इंटीग्रेशन। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम अपना थर्ड चैप्टर तो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो कंटिन्यू करेंगे, बट अगर वो अगले लेक्चर तभी समझ आएंगे जब तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता होगा। तो इन लेक्चर्स को ध्यान से देखना।